Yesterday we did national income and related aggregates. And what all topics did we cover yesterday? End use classification of the goods, जिसके अंदर आ गया था intermediate goods and final goods. And intermediate goods are also known as producer's good, and final goods are also known as consumer's good. ये किया हमने. फिर हमने 3 टॉपिक किए थे. डेप्रिसिएशन, जिसको कहा जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. फिर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, वो हम पहले ही कर चुके थे. नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, वो भी हम पहले कर चुके थे. फिर दूसरा हमने एक टॉपिक किया था NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंशियल जो आएगा, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. जो डिफरेंशियल आएगा वो आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. फिर तीसरा हमने टॉपिक किया था एक नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस. 2 ही बच्चे हैं बेटा, मैं नोटिस कर रहा हूं. अभी आर्यन का भी ऑन हुआ है, निशा, अमन, इशिता कल भी ऑन थी, अरमानी भी कल ऑन थी. यही बच्चे कल भी इन्हीं तुम्हारे ही कैमरे ऑन थे बेटा. जो भी 6 हैं ना, इन्हीं के ऑन थे. कल एक नकुल भी था. So net, when we have to calculate the net of indirect taxes, हमको डिफरेंस निकालना है indirect taxes का और subsidies का, because indirect taxes are the payments which you make and subsidies is what you get. For instance, आपने 100 रुपया पे किया in the form of indirect tax, but 20 rupees you got back in form of subsidy. तो नेट आपने कितना पे किया? पेमेंट माइनस रिसिप्ट्स, इनकम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज विल गिव यू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. फिर हमने एक टॉपिक किया था फैक्टर इनकम्स एंड ट्रांसफर इनकम्स. फैक्टर इनकम्स तो वो हो गई विच आर फैक्टर इनकम, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. और ट्रांसफर इनकम हो गई विच इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू अनदर and for which no productive service is being rendered. तो ये हमने कल किया था. फिर इसमें हम आगे चलें अगर, तो मेजरमेंट पे थे अभी हम. तो मेजरमेंट में कल आपको मैंने स्टार्ट किया था कि मेजरमेंट में 3 मेथड्स हैं आपके, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. तो लेट्स स्टार्ट विद वैल्यू एडेड मेथड. This is also known as product method or output method, because मैंने बताया था ना आपको 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन. दैट बिकम्स द बेसिस फॉर दीज फॉर्मूलाज, दीज मेथड्स. सो वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड पहली स्टेज का है. फर्स्ट स्टेज पे जब डाटा, व्हेन वी हैव द डाटा इन अ क्वांटिफाइड वे, जब हमारे पास क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड या क्वांटिटी सोल्ड वाला डाटा है, क्योंकि जो भी सेल हुई होगी वो तो बाजार कीमत पे ही हुई होगी, तो हर चीज हमें मार्केट प्राइस रेट पे मिलेगी. तो वैल्यू एडेड मेथड में द फॉलोइंग, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं, मेथोडोलॉजी बता देता हूं कि मेथोडोलॉजी क्या है, क्या प्रोसीजर होता है वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का. तो पहला स्टेप है इसका, स्टेप 1. इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट, और यू कैन ऑलवेज विजिट टू यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, या फिर आप बुक में भी दिया होगा. स्टेप 1 इज आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस. देश में जितने भी प्रोडक्शन के जो एंटरप्राइजेस हैं उनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में पहले हमने डिवाइड कर दिया. सेकंड स्टेप आएगा आपका, लिख देता हूं, and classification of producing enterprises. फिर सेकंड स्टेप आ जाएगा आपका एस्टिमेशन ऑफ
वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड। ये दो स्टेप आपके पहले बनेंगे। द प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। अंडर दिस स्टेप we divide the economy into three sectors, that is primary sector, secondary sector and tertiary sector. And the second step is estimation of value of output and value added. अब आप पहले समझो इस चीज को। वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुई देश में उसकी वैल्यू, तो मतलब ये तो नहीं ना कि उसका वजन। वैल्यू डज नॉट मीन्स उसका वेट कितना है या लेंथ कितनी है। वैल्यू मीन्स उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट इट। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, पहला तरीका है मैं सिंपल लिख देता हूं, क्वांटिटी इनटू मार्केट प्राइस, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड नॉट सोल्ड। और दूसरा तरीका है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये दो तरीके से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल सकती है। एक क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड नॉट क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इनटू मार्केट प्राइस, देश में कितना सामान बना और उसकी बाजार कीमत क्या है। बट इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्वांटिटी लिख दिया, सिर्फ आपने लिखना है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि अगर लिखा होगा क्वांटिटी सोल्ड तो वो तो सेल बन गई फिर। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इनटू मार्केट प्राइस वी गेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। और देयर इज अनदर वे विच इज द मोस्ट कॉमन वे, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक निकाला जाता है, नीचे लिख देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग मींस जब सेल क्लोज की तब स्टॉक कितना था, और सेल करने के बाद जब हमने रीओपन असेस किया तब कितना था। तो इसका सिंपल अगर आप देसी तरीके से मतलब निकालो तो यही बन रहा है। सेल्स मतलब कितना बिक गया एंड चेंज इन स्टॉक मतलब कितना माल पड़ा हुआ गोदाम में। तो वो भी तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ही निकलेगा ना। आपको अगर सारे सामान जो प्रोड्यूस किया गया है देश में उसकी मार्केट वैल्यू निकालनी है तो देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट देयर मार्केट वैल्यू। वही बनेगा ना वैल्यू ऑफ आउटपुट। एक तरीका है कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई और उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो, तब भी आ गया आपके पास वैल्यू। या कितना सामान बिक गया, सेल्स प्लस कितना स्टॉक में है, चेंज कितना है स्टॉक में, तो वो होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये आ गया आपका सेकंड स्टेप का वैल्यू ऑफ आउटपुट एस्टिमेट करना। जब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया फिर आप निकाल सकते हो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एड, देखो मैं आपको समझाता हूं, सुनो ध्यान से सुनो, एक मिनट, शायद समझ में आ जाए। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, शायद समझ में आ जाए। मान लो साइड पे लिखता हूं, मान लो यहां पे एग्जांपल लेके बता रहा हूं। मान लेते हैं हमने दूध लिया, मिल्क लिया 10 रुपए का, शुगर लिया 5 रुपए का, आइस लिया 5 रुपए का। मान लो ये हमने सामान खरीदा, समझ लो फिर आसान हो जाएगा। मिल्क लिया 10 रुपीज का, शुगर ली 5 रुपीज की, आइस ली 5 रुपीज की। ठीक है, ये खरीदा सामान मैंने, और मैंने इसको आइसक्रीम बनाई, और आइसक्रीम बनाने से मेरे पास बन गई 10 आइसक्रीमें। 10 आइसक्रीमें बन गई तो वो होगी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। अभी किया ना मैं, क्वांटिटी प्रोड्यूस 10 आइसक्रीम। ठीक है, और एक का प्राइस मान लो 10 ही रुपया था, एक आइसक्रीम 10 रुपए का ही है, तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया 100 रुपीज। 10 आइसक्रीम प्रोड्यूस की 10 रुपया रेट पे,
तो मेरे आउटपुट का वैल्यू, मेरे आइसक्रीम का वैल्यू बन गया 100 रुपया। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस ये फॉर्मूला है वैल्यू एडेड निकालने का। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमने पिछले टॉपिक में किया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब बनाने के दौरान, इंटरमीडिएट होता है बीच का, मध्यवर्ती, प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व हुई कॉस्ट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यही वाले एग्जांपल पे आ जाओ। मेरा इंटरमीडिएट कॉस्ट बनी थी 20 रुपया, क्योंकि मैंने खर्चा किया 20 रुपया सामान लेने के लिए। ये जो दूध, चीनी और आइस ली थी, ये बनाने के लिए तो खर्चा किया था ना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब दोज एक्सपेंडिचर विच वर मेड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स, वही हुए ना इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। तो वो मेरा हुआ 20 रुपीज। अब इस फॉर्मूले में पुट करो तो बड़ा सिंपल सा तो है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, आइसक्रीम बनी थी मेरी 100 रुपए की जो सेल की मैंने, और खर्चा हुआ 20 रुपया, तो मैंने 80 रुपए की वैल्यू ऐड की ना। 20 रुपए का रॉ मटेरियल लिया, बाद में इसको 100 रुपए का बेचा, तो 100 रुपया बिकम्स वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड 20 बिकम्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो बनाने के दौरान किए गए। लेकिन इसमें एक वर्ड है कंजम्पशन, डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज। मान लो ये मिल्क, शुगर और आइस थे ना, मान लो मैंने एक और खर्चा किया था और मैंने कोई मशीन ले ली थी, वो आई 200 रुपए की। दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि बाकी चीजें तो कंज्यूम हो गई। मिल्क गॉट कंज्यूम्ड, आइसक्रीम में खत्म हो गया, शुगर कंज्यूम हो गई, आइस कंज्यूम हो गई, लेकिन जो मैंने मशीन के ऊपर खर्चा किया वो तो एसेट बन गया मेरा, वो तो अगले 10 साल चलेगी मशीन, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। और फॉर्मूले में हमारा है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुए बनाने के दौरान जो खर्चा किया, द एक्सपेंडिचर मेड ऑन इनपुट्स या रॉ मटेरियल्स, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोज रॉ मटेरियल्स विच वर कंज्यूम्ड, जो खप गए, कंज्यूम हो गए। जैसे मशीन का खर्चा है, वो कंज्यूम नहीं ना हुई मशीन, वो तो एसेट बन गया, कैपिटल, जायदाद बन गई, इट विल बी यूज फॉर नेक्स्ट मे बी 10-20 ईयर्स। लेकिन ऊपर वाले 3 तो यूज हो गया आइसक्रीम बनाने में, मिल्क भी लग गया, शुगर भी लग गई, आइस भी लग गई। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इसमें वही एक्सपेंडिचर माइनस करने हैं, दोज एक्सपेंडिचर विच गॉट कंज्यूम्ड व्हाइल प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में कंज्यूम हो गए। जो कंज्यूम नहीं हुए या जो कैपिटल एसेट बन गया, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये जो बॉक्स के अंदर लिखा है छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन मैं कंसेप्ट समझाने के लिए आपको थोड़ा डिटेल में गया, अदरवाइज इट इज सिंपल थिंग। 2 ही तो पढ़ाया, एक पढ़ाया आपको ये, आप इसमें भी इस पे ज्यादा फोकस करो, बॉक्स वाले पे, क्योंकि ज्यादा डाटा इसी पे आता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक निकलता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया आपका, फिर आपका सीधा निकल जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट जो भी हमने पहले निकाला सेल्स प्लस स्टॉक करके, और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आप इसको ऐसे क्यों समझ रहे हो यार, अभी तो आपको एग्जांपल लेके बताया ना कि वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरे पास 100 रुपए की आइसक्रीम थी, वो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट था, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मींस वो एक्सपेंडिचर जो बनाने के दौरान मुझे करने पड़े, वो आए 20 रुपया, तो 100 माइनस 20 आ गया ना कि 80 रुपए का वैल्यू ऐड किया मैंने। तो कॉन्सेप्ट वाइज ये ऐसा है और फॉर्मूला वाइज ये ऐसा है। वैल्यू ऑफ आउटपुट
इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। फिर नेक्स्ट स्टेप वैल्यू एडेड के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, ये आ गया हमारा एक मेथड। अब इसने तो काफी कॉम्प्लिकेट करके दिया है। जैसे इसने फिर आगे बताया है कि वैल्यू एडेड को अगर आपको डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है तो डोमेस्टिक इनकम होती है NDPFC। लोग ये भी देख लो ध्यान से एक बारी, डोमेस्टिक इनकम होती है NDPFC, और हमारे पास वैल्यू ऑफ एडेड निकालने पर जो वैल्यू एडेड निकाला है दिस इज GDPMP, एंड टू कन्वर्ट दिस, कल ही आपको पढ़ाया मैंने, देखो इधर ग्रॉस में वैल्यू है और इधर नेट में वैल्यू है। कल कराया था ना घी का डब्बा, ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू का। तो ग्रॉस को जब भी हमको नेट में कन्वर्ट करना है तो वी विल डिडक्ट डेप्रिसिएशन। इक्वेट करना ना, बीच में इज इक्वल टू है ना, व्हेन इज इक्वल टू का निशान है तो मींस हमने दोनों को बराबर करना है। तो लुक यहां पे हमारे पास ग्रॉस वैल्यू है क्योंकि वैल्यू एडेड निकलता ही ग्रॉस में है। ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस लिखा हमने, दिस मींस GDPMP, ये वाला। तो अगर हमको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए कल ही आपको मैंने बताया था ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन। और दूसरा एक चेंज आ रहा है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का, बाकी सब कुछ सेम है। तो कल मैंने आपको बताया था, कौन बताएगा मेरे को मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या था? -NIT। हाँ ठीक है जी, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ इट इज इक्वल। लुक और अगर आपको कहता है कि नेशनल इनकम निकालो तो कल आपको एक और टॉपिक पढ़ाया था मैंने, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस क्या होता है, कौन बताएगा? कोई भी नहीं, कल ही कराया अभी। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। ये तो हमने डोमेस्टिक इनकम निकाला, लेकिन अगर नेशनल इनकम निकालना होता तो इसी डोमेस्टिक इनकम में NFIA प्लस कर दो। लिख ही देता हूं, नेशनल इनकम इज NNPFC। आप GDPMP से भी निकाल सकते हो या फिर आप NDPFC विच इज डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट इट। मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनो। देखो ये वो है जो हमें फाइंड आउट करना है, तभी लेफ्ट में लिखा हुआ है, और ये वो वैल्यू है जो हमारे पास है। और ये क्यों है? क्योंकि अभी तो निकाली हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके आया ना हमारा GDPMP, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कह रहे हैं। आप यू कैन कॉल इट GVMP और यू कैन कॉल इट GDPMP, इट्स द सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम ही चीजें हैं। जब ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके, हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इक्वेट करने के लिए देखो हमारे पास ग्रॉस में वैल्यू है लेकिन हमको चाहिए नेट पे वैल्यू, तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। फिर दूसरा हमारे पास मार्केट प्राइस पे वैल्यू है लेकिन हमें फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए। तो कल ही कराया था मैंने आपको, एग्जांपल भी दिया था कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है वो मार्केट प्राइस का ही तो होता है। जैसे मान लो इस पेन के ऊपर लिखा हुआ ₹10 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स पहले से इंक्लूडेड होता है ना, वही फंडा है। तो मार्केट प्राइस था लेकिन हमें फैक्टर, तो हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, ये आ गया डोमेस्टिक इनकम। लेकिन अगर नेशनल निकालना होता तो देखो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चेंज है, डोमेस्टिक है और ये नेशनल है। तुमने इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस किया तो आ गया हमारा नेशनल इनकम।
लिखा आपने? अरमानी लिख रहा है काका, उतारा अरमानी? सॉरी सर। उतार लिया आपने इसको? हाँ हाँ सर, उतार लिया ठीक है। अब इसके कुछ 2-4 प्रिकॉशंस भी हैं इस मेथड की, कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। बड़ी सिंपल सी हैं। पहला तो यही है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टेकन, क्योंकि उसको तो हम प्लस नहीं करते ना। देखो फॉर्मूले में इंटरमीडिएट गुड्स को हम या उनके ऊपर किया गया खर्चा माइनस कर दे रहे हैं, तो इट इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज नॉट एडेड। फिर दूसरा, ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर टेकन, ये भी एक प्रिकॉशन आ गई। फिर इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, जब ओनर अपने ही घर में रह रहा है, मालिक अपने ही घर में रह रहा है, इसलिए उसको रेंट नहीं देना पड़ रहा, तो द रेंट विच इज नॉट पेड टू एनीबडी सिंस द ओनर इज लिविंग इन हिज ओन हाउस, दैट रेंट इज कॉल्ड इंप्यूटेड रेंट, दैट इज इंक्लूडेड। बिकॉज उसने तो खर्चा किया ना, सीमेंट लिया, सरिया लिया, ब्रिक्स ली, लकड़ी ली, लेबर को काम दिया, तो उसने तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी की। और अगर वो ना बनाता तो उसको किराया देना पड़ना था, रेंट देना पड़ना था। तो इसलिए ओनर ऑक्यूपाइड हाउस की जो वैल्यू होगी दैट इज इंक्लूडेड। एक और प्रिकॉशन ये है, गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आपने किचन गार्डन में वेजिटेबल्स उगाई खुद ही कंज्यूम करने के लिए, वो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में आती है, क्योंकि आपने उसके लिए एफर्ट किया और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है उस सामान की, तो वो भी लिया जाता है। बट सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, उसको हम अकाउंट में नहीं लेते हैं। तो ये आपका पहला मेथड। अच्छा, इसके अलावा और प्रिकॉशन क्या हो सकती है? सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू इस मेथड में नहीं लेते हैं। मान लो ये पेन बना था 2010 में, तो जब 2010 में नेशनल इनकम कैलकुलेट हुई थी, ये उस टाइम पे एक बार फाइनल गुड्स में ऐड हो गया हुआ है। अब ये पेन मैं बेच रहा हूं और अरमानी खरीद रही है, तो वो तो हम आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो में तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। गुड सामान जिस साल में बना है वो उस साल की नेशनल इनकम में एक बार ऐड हो गया है, अब हम उसको वापस आपस में सेल परचेज कर रहे हैं, वो वैल्यूज को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो सेकंड हैंड गुड है। समझ आया आपको लॉजिक? अच्छा, बिल्कुल डेफिनेशन पे जाओ। इफ वी गो बाय डेफिनेशन, व्हाट इज जीडीपीएमपी? GDPMP is the sum total of the market value of all final goods and services being produced in an economy in 1 year. कि एक देश के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी सबकी जो मार्केट वैल्यू है, उसके ग्रैंड टोटल को कहते हैं हम GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये आ गया आपका फर्स्ट मेथड। अब मेरे को क्वेश्चन देखने तो मैं आपको देता हूं ताकि आप इसको निकाल सको। अच्छा चलो, पहले मैं सिंपल ही देता हूं ना, रुको, पहले मैं आपको सिंपल क्वेश्चन देता हूं एक। लिखो सेल्स 90 दिस वे, क्वेश्चन हैज टू बी रिटन दिस वे, आइटम्स एंड वैल्यू, आइटम एंड वैल्यू। लुक, इस तरह से लिखना है, लिखवा तो मैं रहा हूं आपको। फर्स्ट आइटम इज सेल्स और वो है 90। देन क्लोजिंग स्टॉक 25, ओपनिंग स्टॉक 15, इनडायरेक्ट टैक्सेस 10, depreciation 20, intermediate consumption 40। और इसमें एक दो एंट्री आपको कंफ्यूज करने वाली दी है, मैं नहीं लिखवा रहा हूं आपको, ताकि हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस तो फील हो। आप मेरे को निकाल के दो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, NVAMP कह लो उसको, और यू कैन कॉल इट NDPMP,
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, दो निकाल के। सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन का क्या वैल्यू था? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 40, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40 है। मैं भी करता हूं, पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये आएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 10, फिर निकालेंगे स्टॉक कितनी थी सर? क्या बता रहे, क्लोजिंग स्टॉक कितनी सर? 30 है सर। क्लोजिंग स्टॉक 20, क्लोजिंग 25 है, ओपनिंग 15 है पुत्र। एनडीपी एमपी निकालना है बेहतर, एनडीपी एमपी 30। एनडीपी एमपी है, एफसी निकाला है। सब्सिडीज तो दी नहीं है इसमें, मैं भी निकाल लेता हूं, आंसर्स कई बार गलत भी होते हैं। आ रहा है। ठीक आ रहा है फिर, हमको निकालना है एनडीपी एफसी, क्या आएगा जीडीपी पी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। 60 डेप्रिसिएशन है 20 और 80 माइनस सब्सिडीज। हाँ 30 आ रहा है पुत्र, ठीक आ रहा है। देखो जिसको नहीं पता चल रहा है ऐसे देखो, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, फिर हमारा वैल्यू एडेड निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, फिर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे एनडीपी एमपी में, क्योंकि ग्रॉस और नेट के लिए माइनस हो गया डेप्रिसिएशन और एमपी और एफसी के लिए हो गया माइनस एनआईटी। तो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी। ठीक है, लेकिन इसके कुछ, इस टॉपिक के कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स भी हैं। एक प्रिंसिपल, एक रूल तो ये है कि जब आपको सेल्स दी होंगी या टोटल सेल्स लिखा होगा तब वही सेल होगा, लेकिन जब आपको लिखा हो क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स, तब वो आपको उसमें एक्सपोर्ट्स को भी ऐड करना है, देन इट विल बिकम सेल्स। यू कैन राइट इट समवेयर, ऐसे लिख दो, टोटल सेल्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। या सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स और सेल्स इज इक्वल टू सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक बड़ा छोटा सा, ताकि ये आपको समझ में आए कि मैं व्हाट आई एम सेइंग। लिखो, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए 4000। अब ए की जो है डोमेस्टिक सेल्स दी हैं, ताकि इस प्रिंसिपल को आप यूज कर लो। डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए 4000, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए 1000, थर्ड है परचेज बाय फर्म ए 1200, फोर्थ है सेल्स बाय फर्म बी
दो फर्म्स हैं, दो आंसर निकलना है आपको, ए फर्म का और बी फर्म का। तो बी का भी डाटा है, सेल्स बाय फर्म बी 2940 एंड परचेजेस बाय बी 1800। परचेजेस बाय बी 1800। निकालो वैल्यू एडेड ए और बी की। अरे तो यूं निकलना चाहिए, यूं। और 38 और आगे 3940 माइनस 1240 तो निकल गया। ये ध्यान में रखो ना, अभी तो बताया आपको करके। पहले आप वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस स्टॉक, इसमें स्टॉक दिया नहीं है तो जीरो ले लेना है, फिर माइनस आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड यू विल गेट द वैल्यू एडेड। ए का 1800 आ रहे थे। नहीं बेटा 1800 तो किसी का भी नहीं आ रहा, 3800 आएगा। हाँ सर, फॉर्म ए का 3800। हाँ अरमानी ठीक है, ठीक है अरमानी, ठीक है पुत्र, ठीक, बिल्कुल ठीक। और बी का, उसका तो सीधा ही है 1140। एग्जैक्ट, बिल्कुल, शाबाश, गुड। एक और लिखो, टाइम नहीं वेस्ट करना बेटा, जो निकल गया नहीं निकला तो नेक्स्ट करो। अब सेल्स 300 और उसको पूरा फॉर्मूले के लिख के करना प्रैक्टिस, ऐसे नहीं कि सिर्फ वैल्यू निकाल के करते जाओ। ये देखो मैं व्हाट आई एम सेइंग इज डू इट दिस वे। पहले हमेशा फॉर्मूला लिखो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एंड वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फिर कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो वो मेंशन करना है कि किसको हम माइनस कर रहे हैं, किसको हम प्लस कर रहे हैं। तो ये आदत डालो अभी। लिखो सेल्स 300, डेप्रिसिएशन 20, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 30, purchase of intermediate products, purchase of intermediate products 150, change in stock -10, and last is purchase of machinery 100। आपने निकालना है एनडीपीएमपी या नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या उसको आप एनडीपीएमपी भी कह सकते हो। निकालो जरा। आओ, पूछ रहा है, बता रहा है हरदीप। सर बता रहा हूँ। हाँ ठीक है फिर।
तूने मेरे ख्याल से एनडीपी एफसी निकाला है ना शुरू तूने हरदीप, यस सर। तूने एनडीपी एफसी निकाला है ना? हाँ जी सर। काके एनडीपी एमपी निकालना था ना, मतलब एनआईटी को माइनस नहीं करना था। मैं समझ गया था, तूने एनआईटी भी निकाला है इसमें से। एनडीपी एमपी, सिर्फ एनडीपी एमपी निकाल। हाँ ठीक है सर। हाँ नहीं वो भी ठीक है, लेकिन वो एनडीपी एफसी हो सकता है सुनने में गलती की हो। Sir, 120. हाँ हरमानी तेरे को तूने तो पकड़ लिया टॉपिक। हाँ सर 120। नहीं हरमानी ठीक है तेरा। अरे सिंपली तो है, क्या कर रहे हैं यार, मैं फटाफट लिख देता हूं। पहले आएगा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू आ गई, सेल आई 300 और चेंज इन स्टॉक है हमारा -10, ये आ गया 290। फिर वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 290 माइनस आईसी है 150। मशीनरी इसमें लेनी नहीं हमने, वो मैंने आपको पहले फंडा क्लियर कर दिया था। ये आ गया 140। अब हमको निकालना है एनडीपी एमपी एंड वी हैव गॉट जीडीपी एमपी, सो माइनस डेप्रिसिएशन, it will come to 140 minus depreciation is 20 equal to, क्या कर रहे हो, इतना सा तो क्वेश्चन था। ये देखो पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा, फिर वैल्यू एडेड निकलेगा, फिर उसको हम एनडीपी एमपी में कन्वर्ट कर देंगे। पल्ले पड़ा, दो ही तो स्टेप हैं, या तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है या वैल्यू एडेड निकालना है। रुको मैं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन देता हूं आपको, घर से करके लाना, आप होंगे ही नहीं यहाँ टेढ़े मेढ़े। देखो एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए 20, ये कल करके लाना ना, कल चेक करेंगे आपका। एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए 20, इंपोर्ट्स बाय फर्म ए 50, एक्सपोर्ट 20 इंपोर्ट 50। फिर उसके बाद सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म ए, सेल्स टू हाउस होल्ड्स बाय फर्म ए 90, फिर है सेल्स टू बी बाय ए, सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए 40। एंट्री ध्यान से लिखना, सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए 40। नेक्स्ट है सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी, सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी 30। और लास्ट है सेल्स टू हाउस होल्ड्स बाय फर्म बी, सेल्स टू हाउस होल्ड्स बाय फर्म बी 60। और आप वैल्यू एडेड निकालना ए और बी की, वैल्यू एडेड ऑफ ए एंड वैल्यू एडेड ऑफ बी। और दूसरा आप आंसर निकालना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी। उसमें कुछ नहीं करना है, दोनों की वैल्यू एडेड्स को ऐड कर देना है। अब इससे मिलते जुलते जितने भी टॉपिक्स होंगे आप इसको घर में करना आज, वैल्यू एडेड के मेथड के जितने भी होंगे।